नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। हम करंट अफेयर देखेंगे। वह एक एजुकेशन से संबंधित शिक्षा की क्या स्थिति है, एशिया के अंदर भारत की क्या स्थिति है, कंपेयर करेंगे कुछ भारत की यूनिवर्सिटी का एशिया की यूनिवर्सिटियों के साथ। जो रिपोर्ट है वह बेस्ड है टाइम्स हाइगर एजुकेशन, टाइम हायर एजुकेशन की एशिया जो यूनिवर्सिटी है, एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग। टाइम्स हायर एजुकेशन हर साल वर्ल्ड से संबंधित जो यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड में टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं, उनकी क्या स्थिति है, उससे संबंधित रिपोर्ट को जारी करता है कि वर्ल्ड के दिग्गज दिग्गज यूनिवर्सिटी हैं, ऑक्सफोर्ड, एल, प्रिंसटन, एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटी हैं। लेकिन जो अभी रिपोर्ट आई थी वो टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी थी, जो एशिया के अंदर यूनिवर्सिटी है उससे संबंधित इसने रिपोर्ट जारी किया है। इसने लिया है 739 यूनिवर्सिटी को। जो एशिया है, एशिया के अंदर जो यूनिवर्सिटी इसने लिया है 739 को, और 31 देशों से लिया है। अब इसमें काफी बड़े बड़े देश हैं, खासकर भारत, जापान, फिर बोलना है आपको चाइना, चीन, तुर्की, यूएई, खाड़ी के देश, सऊदी अरब जैसे देश है। तो क्या बोलना है, यूएई, सऊदी अरब जैसे देश शामिल है। और भी देश है इसमें, इंडोनेशिया। बड़े बड़े देशों में जिनके पास पैसे हैं साथ में उनको लेंगे, छोटे देश की तो बात नहीं करेंगे। तो हमारा कंपेयर है कि भारत हो, एक साइड आसियान के देश हो, या आसियान के साथ कंपेयर कर लेंगे, जापान, चाइना, तुर्की के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो 739 यूनिवर्सिटी 31 देशों से लिया गया है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि टॉप 10 में एक भी भारत की यूनिवर्सिटी नहीं है। एक भी भारत की यूनिवर्सिटी नहीं है। इसमें टॉप 5 देखेंगे अगर आप, टॉप 10 में टॉप 5 में आ रहे हैं आपके चाइना की यूनिवर्सिटी, चीन के, सिंगापुर के यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। अर्थात टॉप 10 में बात कर लूँ मैं तो इसमें भी टॉप 5 है तो चीन या सिंगापुर की यूनिवर्सिटी आ रही है। टोटल टॉप 10 में चीन, सिंगापुर और जापान की यूनिवर्सिटियां शामिल है। अब बात कर लेते हैं इंडिया का 100 में, कि 100 में क्या स्थिति है। 100 अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, टोटल 100 विश्वविद्यालय ले लें पूरा एशिया में, तो इसमें ओनली भारत का एक ही यूनिवर्सिटी है, वन यूनिवर्सिटी है। उसका भी रैंक 32वां है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बोला जाता है उसे, IISc, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है, अर्थात कर्नाटक में है। इसकी रैंक है 32। तो एक यूनिवर्सिटी है वो भी 100 में, भारत की। अगर टॉप 100 यूनिवर्सिटी लिया गया, एशिया की यूनिवर्सिटी में कुल 739 यूनिवर्सिटी है, ऊपर के 100 यूनिवर्सिटी ले लें जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, उसमें ओनली एक ही है भारत का यूनिवर्सिटी, और वो है आपका IISc बोला जाता है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कहाँ पे है, बेंगलोर में। तो सवाल था कि टॉप 10 में आना चाहिए था भारत को, एक ना एक यूनिवर्सिटी जरूर आती, लेकिन नहीं आ पाई। टॉप 20 में आना था, टॉप 20 में भी नहीं है। टॉप 30 में आना था, उसमें भी नहीं है। तो ये है। क्या कारण है ऐसा, इस पे भी फोकस करेंगे। तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं वर्ल्ड की पहले टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है। सॉरी, इसमें एशिया की यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की नहीं है। ठीक है, सबसे पहले एक साइड है सिंघुआ यूनिवर्सिटी। सिंघुआ चाइनीस नाम है। ये कहाँ पे यूनिवर्सिटी, बोलना है आपको, चीन में है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी टॉप नंबर की एशिया की यूनिवर्सिटी है। सेकेंड नंबर पे चाइना की यूनिवर्सिटी है, पिकिंग यूनिवर्सिटी। पहले चाइना की राजधानी होती थी पिकिंग, बीजिंग नहीं। बीजिंग तो अभी है, पहले पिकिंग थी, इसी के नाम पे पिकिंग विश्वविद्यालय है। तो पिकिंग यूनिवर्सिटी ये आपकी है चाइना में। थर्ड नंबर पे नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर है। सिंगापुर। तो टॉप 3 में चाइना की 2 यूनिवर्सिटी और एक है सिंगापुर की। चौथे नंबर पे भी सिंगापुर की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। 5वें नंबर पे चाइना की यूनिवर्सिटी है। टॉप 10 के अंदर जापान की देखिए 2 यूनिवर्सिटी, टोक्यो यूनिवर्सिटी और क्योटो यूनिवर्सिटी।
ये 2 यूनिवर्सिटी है, 2 सिटी है जापान के अंदर में, उसी के नाम पे यूनिवर्सिटी को रखा गया है। लेकिन भारत की मैंने आपको बताया जो 32वें नंबर पे इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ये है। और टॉप 100 में भारत की मात्र यही है यूनिवर्सिटी। इवन जो आईआईटी है वो भी अपना स्थान नहीं बना पाया। भारत में तमाम यूनिवर्सिटी जो आईआईटी है उसमें रैंकिंग में शामिल नहीं है। जैसे इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर हो, खड़गपुर हो, मुंबई हो, मद्रास हो, दिल्ली जैसे आईआईटी ये भी जगह नहीं बना पाए। इवन एम्स जैसे इंस्टीट्यूट हैं ये भी जगह नहीं बना पाए। क्या कारण है? थोड़ा कारण समझ लेते हैं। देखिए, कारण सबसे पहला है रिसर्च और इनोवेशन बोला जाता है, रिसर्च और अन्वेषण। तो इनोवेशन करिए, खोज करना होगा, अनुसंधान करना होगा, नए नए प्रोडक्ट बनाने होंगे यूनिवर्सिटी में। सेकेंड नंबर पे यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टमेंट करना होगा मास लेवल पे, वो नहीं है। रिसर्च और इनोवेशन का जो एक इन्वायरमेंट चाहिए, पर्यावरण, फुल फैसिलिटी होनी चाहिए, लैब होने चाहिए, रिसर्चरों को नहीं मिल पाते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहे हैं, जो क्षमता था यूनिवर्सिटी की क्षमता का विस्तार नहीं हो पा रहा है, कैपेबिलिटी ऑफ जो यूनिवर्सिटी थी उसका फुल मैक्सिमम इस्तेमाल नहीं हो पाया, तो क्षमता का विस्तार भी ना होना एक कारण है। फोर्थ नंबर पे पेटेंट की कमी है। पेटेंट अर्थात जो रिसर्च करने के बाद कुछ शोध निकली है, जिस चीज पे शोध किया जा रहा है उसका एक पेटेंट होता है, तो भारी मात्रा में पेटेंट की कमी पड़ती है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि पीएचडी होल्डरों की कमी पड़ रही है। ज्यादा जो पीएचडी होल्डर रहते हैं वह वेस्टर्न कंट्री में चले जा रहे हैं। एक नंबर पे जो विश्वविद्यालय है अर्थात इंडिया के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण न करना। जो अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कोशिश किया जाता है, एक मापदंड बनाए जाते हैं, उस मापदंड में भी पिछड़ा हुआ है भारत। रिजल्ट इन तमाम फैक्टरों को देख के इसमें और भी जोड़ सकते हैं, जैसे टीचरों की कमी है, फैकल्टी कर लीजिए, जो पढ़ाने वाले टीचर हैं फैकल्टी कमी है भारत के अंदर। और बात कर ले ग्लोबल टीचर की, ग्लोबल टीचर की कमी है कि दूसरे देश से आप टीचर मंगा लेते, उनको अच्छा पैकेज देते, भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते, उसकी भी कमी है। तो टीचरों की भी कमी है और ग्लोबल टीचरों की कमी, ओवरऑल और भी आप कमी जोड़ सकते हैं इसमें। इन सब का उल्टा है, चाइना ने क्या किया, एक बार चीन से भी कंपेयर कर लेंगे। चीन क्यों सुपर पावर है? बिकॉज उसका जो रिसर्च और इन्वायरमेंट का वातावरण है, उसने भारी मात्रा में क्या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पैसे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। कहाँ इन्वेस्टमेंट किए हैं? एजुकेशन सेक्टर में। पहले उसने अपना एजुकेशन सेक्टर को मजबूत किया, शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया, मजबूत किया। रिजल्ट है जब शिक्षा का एक बेस तैयार हो जाता है, स्किल डेवलपमेंट होते हैं, और इसके लिए इसने क्या किया, तो इन्वेस्टमेंट करना प्रारंभ किया, निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया एजुकेशन के फील्ड में, क्षमता का विस्तार किया सारे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियों का, लेबोरेटरी बनवाए, रिसर्च के लिए पूरा वातावरण तैयार था, पेटेंट करवाए, पीएचडी होल्डर धीरे धीरे बढ़ते गए वहां पे, लोगों में जिज्ञासा बढ़ा वैज्ञानिक कार्य को लेके, साइंस में और टेक्नोलॉजी में जो भी वैज्ञानिक कार्य होते हैं, टेक्निक कार्य में अभिरुचि जगाया और यूथ उस साइड अट्रैक्ट हुए। रिजल्ट है वैज्ञानिक इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में चाइना बराबर अमेरिका के आ गया, कुछ दिन में अमेरिका को भी पीछे छोड़ेगा ये। यूनिवर्सिटी का इसने अपना अंतर्राष्ट्रीयकरण, तो यूनिवर्सिटी का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया, ग्लोबल फैकल्टी, अगर फैकल्टी की कमी पड़ी तो बाहर से फैकल्टी लिया या तो टाई अप किया, जैसे रूस के साथ, वेस्टर्न कंट्रियों के साथ। विश्व के स्तर पर अगर बात कर ले, विश्व के स्तर पे चाइना ने अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट जो रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय छात्र, देखिए वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, इनसे बहुत अधिक कमाई होता है किसी भी यूनिवर्सिटी की, क्योंकि इनरोलमेंट करते हैं, प्लस नाम भी होता है, अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं इसमें पश्चिम देश के छात्र
पश्चिम में बहुत बड़े 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 यूनिवर्सिटी हैं, उनकी फंडिंग भी अधिक है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री से इसने अपने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को बुलाया, अट्रैक्ट किया, ऐसा वातावरण अवेलेबल कराया चाइना ने। खुद भारत से लाखों की संख्या में, अगर मैं बात कर लूँ इंडिया, भारत से लाखों स्टूडेंट कहाँ जा रहे हैं? चाइना जाते हैं। मेडिकल के लिए जा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के लिए जा रहे हैं, अन्य साइंटिफिक क्षेत्र में जा रहे हैं। तो भारत से लाखों जा रहे हैं, तो वेस्टर्न कंट्री से भी अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन भारत में इस तरीके से अभी जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं वो नहीं आते हैं भारत में, तो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की पुनः यहाँ पे उद्योग, अगर एक फैक्टर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करना था, चाइना ने किया, भारत इसमें बहुत पिछड़ गया। अब उद्योगों की बात कर लेते हैं कि उद्योग जो फैक्ट्री मालिक रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, इन्होंने एजुकेशन को फंडिंग किया, अर्थात एक साइड उद्योग है और शिक्षा, ये दोनों आपस में जुड़ गए। जैसे उद्योगों की आवश्यकता होती है उस हिसाब से पाठ्यक्रम सिलेबस तैयार करता है चाइना अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। इनोवेशन करते हैं, नए नए उपकरण मशीन बनाते हैं, इससे उद्योगों को ट्रांसफर होता है। तो उद्योग और शिक्षा के बीच में एक संबंध है। उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा है, पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, टीचर है, ट्रेनिंग की व्यवस्था है। और भारत में ऐसा नहीं है। अभी भी देखेंगे आप, पुराने जो डाटा के साथ ही किताब मिलते हैं, बराबर पाठ्यक्रम को अपडेट नहीं किया जाता है। खासकर साइंस और टेक्नोलॉजी का ये बुक देखेंगे तो काफी पुराने तरीके से चल रहे हैं, जो अपग्रेड है ही नहीं। तो चाहिए था कि सिलेबस पाठ्यक्रम को बराबर अपग्रेड करते, उद्योगों के साथ एजुकेशन व्यवस्था को जोड़ते, लेकिन भारत में अभी भी नहीं हो पाया ये। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे, जब 100 यूनिवर्सिटी में, वो भी एशिया के अंदर मात्र भारत की एक यूनिवर्सिटी है, तो भारत के अंदर ही यूनिवर्सिटी में बहुत डिफरेंस आता है। अब भारत के अंदर ही मैं बात कर लूं, बहुत अंतर आ रहा है। एक साइड दिल्ली यूनिवर्सिटी पकड़िए आप, ये जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दोनों दिल्ली में है। और एक साइड मान लेता हूं मैं कि बिलासपुर जैसी यूनिवर्सिटी है, बिलासपुर में यूनिवर्सिटी है, छत्तीसगढ़ में मान लेते हैं, या बिहार में यूनिवर्सिटी है, या झारखंड जैसे स्टेट में है, उड़ीसा भी शामिल कर लीजिए इसमें, नॉर्थ ईस्ट भी शामिल करिए, नॉर्थ ईस्ट में टोटल मिला के जो 8 हैं स्टेट, वो तो इनके अंदर इस स्टेट में जो यूनिवर्सिटी है, इनकी क्या बदहाली होगी, इनकी रैंकिंग क्या होगी, आप सोच सकते हैं। यहाँ के टीचर की, प्रोफेसर की एजुकेशन सिस्टम से संबंध, पढ़ाने का दक्षता, कला, कुशलता कितना होगा, प्रोफेशनलिज्म किस तरीके से होंगे, किस तरीके से चल रहे होंगे यूनिवर्सिटी यहाँ पे। जब देश में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर लेंगे स्टेटों के यूनिवर्सिटी को, तो इनका रैंकिंग 100 भी नहीं आता है, 100 के नीचे ही चले जाते हैं। खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी 100 में नहीं आ पा रही एशिया की, तो बाकी स्टेट के अंदर कहाँ से आएगी। कभी भी ये, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक है आपका रविशंकर यूनिवर्सिटी, और एग्जाम्पल के लिए छत्तीसगढ़ की है। इसी तरीके से एक मान लेते हैं गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है, बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ की। इसका अगर मैं तुलना कर दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ये बहुत पीछे हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का फिर मैं तुलना करूंगा किससे, सिंहुआ, पुनः पीकिंग यूनिवर्सिटी। जब तक आप कंपटीशन नहीं करेंगे अपने आप को निखार नहीं सकते, कंपटीशन तो करना ही होगा। प्रतिस्पर्धा का दौर है, और प्रतिस्पर्धा में जो पिछड़ेगा तो पिछड़ जाएगा। तो मैं क्यों ना रविशंकर यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, इसकी तुलना पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लेता हूँ, गुरु घासीदास, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की सिंहुआ यूनिवर्सिटी से कर लूंगा। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सिंहुआ यूनिवर्सिटी एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, 100 में भी नहीं आ पा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी, 100 छोड़िए 150 में भी शामिल नहीं है एशिया के अंदर। अब रविशंकर का मैं सिंहुआ से करूंगा, रविशंकर का दिल्ली यूनिवर्सिटी से करूंगा, इन दोनों के बीच में 100 से अधिक का अंतर आएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में 100 से अधिक का अंतर आएगा। तो सवाल है, यहाँ के प्रोफेसर, प्रोफेशनलिज्म, कॉर्पोरेट तरीके से जो चलना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम जैसा होना चाहिए, सिलेबस, पाठ्यक्रम, लैबोरेटरी, रिसर्च,
सब में पिछड़े हुए हैं और वो सब में अव्वल है। अब सिंघुआ यूनिवर्सिटी का मैं तुलना करूंगा वर्ल्ड लेवल पे, विश्व लेवल पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, पुनः एल यूनिवर्सिटी के साथ, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, एमआईटी, हार्वर्ड, नाम सुनते होंगे हार्वर्ड, कंपेयर तो करना पड़ेगा। और बार बार ये बोले कि निवेश का कमी है, पैसे की कमी है, बात पैसे का नहीं है। चाइना और भारत दोनों साथ साथ चले थे इक्वल में, लेकिन आज चाइना बहुत आगे है, इसने अपनी एजुकेशन व्यवस्था को मजबूत किया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, लेकिन भारत में आज भी उसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम सुधार का नाम नहीं ले रहा है। भारत सरकार का पूरा पूरा ध्यान रहता है आईआईटी एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन पे, ये टॉप यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू पे पूरा ध्यान देती है। जो बजट है, लोकेशन है, इन सारे स्टेटों में मिलता ही नहीं है, टीचर की भारी कमी रहती है और कन्वेंशनल कोर्स चलाते रहती है जो अपग्रेड नहीं है। आज के मॉडर्न जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, नए नए कंसेप्ट हैं साइंस के और जो भी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी अपग्रेड नहीं है।